2014 में इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक आनुवंशिकीविद ने सोमाली डीएनए पर एक जीनोमिक विश्लेषण किया। उन्हें अरब वंश मिलने की उम्मीद थी, शायद मिस्र का, शायद लेवेंटाइन। यही सर्वमान्य कहानी थी। सोमाली लोग अरब प्रवासियों से आए थे जो लगभग 3000 साल पहले यमन से आए थे। हर इतिहास की किताब यही कहती थी। हर विद्वान इस बात से सहमत था। डीएनए ने बिल्कुल अलग बात कही। परिणामों से एक ऐसा आनुवंशिक संकेत मिला जो अरब से मेल नहीं खाता था, मिस्र से मेल नहीं खाता था, अफ्रीका के बाहर किसी भी वर्तमान आबादी से मेल नहीं खाता था। यह कुछ प्राचीन था, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं था, कुछ ऐसा जो 23,000 वर्षों से सोमाली कोशिकाओं के अंदर पूरी तरह से अदृश्य उस क्षण तक मौजूद था। वह आनुवंशिकीविद डॉक्टर जेसन हॉडसन थे। उनकी सहशोधकर्ता अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की डॉक्टर कोनी मुलिगन थीं। दोनों ने मिलकर अपने निष्कर्ष PLOS जेनेटिक्स में प्रकाशित किए, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में से एक है। इस शोध पत्र का शीर्षक है अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में प्रारंभिक वापसी अफ्रीका प्रवासन, जून 2014 में प्रकाशित। उन्होंने जो खोजा उसने न केवल सोमाली वंश के बारे में प्रचलित धारणा को चुनौती दी, बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि वैज्ञानिक सोमाली जीनोम को मानव इतिहास में अब तक दर्ज किए गए सबसे अनोखे आनुवंशिक प्रोफाइल में से एक क्यों कह रहे हैं। अभी कमेंट में अपने देश का नाम लिखें। आप कहां से देख रहे हैं और मुझे बताएं, क्या आपने कभी डीएनए टेस्ट करवाया है? आपके नतीजे क्या आए? क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उससे मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में आपकी समझ पूरी तरह बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दशकों तक मैं सोमाली वंश के बारे में आधिकारिक स्पष्टीकरण सरल था। अरब व्यापारी यमन से आए थे। वे सोमाली तट पर पहुंचे, वे वहां बस गए, उनकी संतानें सोमाली लोग बन गईं। यह प्रवास लगभग 3000 साल पहले हुआ था। कहानी यहीं समाप्त होती है। यह साफ सुथरा था, यह सुव्यवस्थित था, और जीनोमिक विज्ञान के अनुसार यह गलत था। ये रहा सबूत। लैक्टेज परसिस्टेंस एलील नामक एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। यह लगभग 4000 वर्ष पूर्व अरब की आबादी में प्रकट हुआ था। आज अरब में 50% से अधिक लोग इसे धारण करते हैं। यह किसी भी आबादी में अरब वंश के सबसे स्पष्ट आनुवंशिक चिन्हों में से एक है। यदि सोमाली लोग मुख्य रूप से 3000 साल पहले आए अरब प्रवासियों के वंशज हैं, तो वह एलील सोमाली डीएनए में हर जगह मौजूद होना चाहिए। डॉक्टर हॉडसन और डॉक्टर मुलिगन ने इसका मापन किया। सोमाली आबादी में यह केवल 1.6% है। 1.6%। यह संख्या अरब प्रवासियों से उत्पन्न जनसंख्या की नहीं है। यह उस जनसंख्या की संख्या है जिसमें अरब से आनुवंशिक योगदान लगभग नगण्य है। कम से कम प्रमुख पैतृक घटक के संदर्भ में उनके लेख में सीधे तौर पर कहा गया है, और मैं प्रकाशित पाठ को उद्धृत कर रहा हूं। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में गैर अफ्रीकी वंश की आनुवंशिक संरचना उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व की वर्तमान आबादी की आनुवंशिक संरचना से भिन्न है। विशिष्ट। यह उनका शब्द है, मेरा नहीं। तो अगर सोमाली वंश 3000 साल पहले अरब से नहीं आया था, तो फिर यह कहां से आया? इसका जवाब एक ऐसी तारीख से जुड़ा है जिसे ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते, और प्रवास की दिशा भी ऐसी है जिसके बारे में मुख्यधारा के इतिहास के किसी भी पाठ में कभी नहीं पढ़ाया गया है। सोमाली डीएनए में मौजूद प्रमुख आनुवंशिक घटक का एक नाम है। शोधकर्ता इसे इथियो सोमाली वंश घटक कहते हैं। हॉडसन और मुलिगन के अध्ययन के अनुसार यह घटक अन्य सभी गैर अफ्रीकी वंशों से कम 23,000 वर्ष पहले अलग हो गया था। यह तिथि रोलोनव और एल्डर सांख्यिकीय मॉडलिंग का उपयोग करके गणना की गई थी, जो जनसंख्या जीनोमिक्स में दो सबसे सटीक विधियां हैं। कम से कम 23,000 साल पहले इसे समझने के लिए हो गीजा के पिरामिड 4500 साल पुराने हैं। रोमन साम्राज्य 2000 साल पुराना है। इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई थी। इन सभी को मिलाकर भी 23,000 साल का समय नहीं बनता। यह घटक कृषि से भी पहले का है, लेखन से भी पहले का है,
इतिहास में दर्ज हर सभ्यता से पहले का है। न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी के लेहमन कॉलेज में मानव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और संबंधित शोध के सहलेखक डॉक्टर रयान राम ने इसे एक महत्वपूर्ण प्राचीन प्रवास बताया। यह लोगों का कोई छोटा मोटा पलायन नहीं था। यह एक वास्तविक आबादी का वास्तविक आंदोलन था जो अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में पहुंचा और एक ऐसा मजबूत आनुवंशिक निशान छोड़ गया जो आज भी सोमाली जीनोम पर हावी है। अब यहां वो हिस्सा है जो आनुवंशिकीविदों को असहज कर देता है। इस घटक को इसके विचलन बिंदु के आधार पर गैर अफ्रीकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि पूर्वज आबादी किसी समय अफ्रीका से बाहर निकली, महाद्वीप के बाहर एकांत में विकसित हुई और फिर 23,000 वर्ष पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका लौट आई। अफ्रीका की ओर वापसी का प्रवास एक विपरीत यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसका ऐतिहासिक अभिलेखों में लगभग कोई निशान नहीं मिलता, केवल डीएनए में। डॉक्टर हॉजसन ने अध्ययन में पुष्टि की कि यह प्रवास अरब लैक्टेज परसिस्टेंस एलील से कम 19,000 वर्ष पहले हुआ था। इस वंश को अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में लाने वाले लोग अरब सभ्यता के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही वहां पहुंच गए थे। और जो लोग सोच रहे हैं कि क्या यह इस्लामी वंशावली के विपरीत है, नहीं। कुरान के सूरह अल हुजुरात अध्याय 49 आयत 13 में कहा गया है कि अल्लाह ने मनुष्यों को राष्ट्रों और कबीलों में बनाया ताकि वे एक दूसरे को जान सकें। ये प्राचीन आनुवंशिक परतें इस्लामी वंश को मिटा नहीं देती। इस्लामी वंशावली नामों, धर्म और समुदाय के माध्यम से पूर्वजों का पता लगाती है। आनुवंशिकी 23,000 साल पहले तक की कोशिकाओं की जीव विज्ञान का पता लगाती है। दोनों रिकॉर्ड मौजूद हैं, दोनों सत्य हैं, वे अलग अलग चीजों को मापते हैं। आनुवंशिकी से हमें यह पता चल रहा है कि सोमाली वंश की नींव किसी भी दर्ज इतिहास की तुलना में कहीं अधिक पुरानी और असाधारण है। जब यह प्राचीन आबादी अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में पहुंची तो वह भूमि खाली नहीं थी। यह पहले से ही शिकारी संग्रहकर्ता समूहों का घर था, प्राचीन वंशों का। ऐसे लोग जो हजारों वर्षों से लगभग पूर्ण एकांत में उस विशेष भूमि पर रहते आए थे। ग्रह पर सबसे गहरी जड़ों वाली मानव आबादी में से कुछ। 2020 में साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक अध्ययन जिसका शीर्षक है बोर, प्राचीन जीनोम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जनसंख्या के आवागमन, अंतर मिश्रण और चयन के जटिल पैटर्न को प्रकट करते हैं। पूर्वी अफ्रीका के कई दफन स्थलों से प्राचीन डीएनए का अनुक्रमण किया गया। हड्डियों से पता चला कि आने वाली पशुपालक आबादी और पहले से मौजूद प्राचीन शिकारी समूहों के बीच विलुप्ति तक लड़ाई नहीं हुई, बल्कि वे आपस में घुल मिल गए। एक ही व्यक्ति के कंकाल में 50% प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता डीएनए और 50% पशुपालक डीएनए एक साथ मौजूद होते थे। एक ही शरीर, एक ही हड्डियां, एक ही व्यक्ति के भीतर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। सदियों से चले आ रहे इस विलय ने कुशीटिक आबादी की पैतृक आनुवंशिक नींव रखी। इसी भाषा परिवार से सोमाली भाषा संबंधित है। यही सोमाली लोगों की सांस्कृतिक और जैविक जड़ है। लेकिन ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री फिल्में इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता, ये जो वर्ग, वे लोग जो अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में पहले से ही मौजूद थे, जब अफ्रीका लौटने वाले प्रवासी वहां पहुंचे, उनका कोई नाम नहीं है, उनकी कोई लिखित भाषा नहीं है, उनका कोई पुरातात्विक प्रमाण भी पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सका है। वे मिश्रित आबादी में विलीन हो गए, केवल अपनी आनुवंशिक सामग्री ही पीछे छोड़ गए। उनका डीएनए आज भी जीवित सोमाली लोगों के शरीर में मौजूद है। यह हजारों वर्षों से वहां है और प्राचीन डीएनए विज्ञान के विकास से पहले किसी को यह भी नहीं पता था कि वे कभी अस्तित्व में थे। यही असली बुनियाद है। 3,000 साल पहले के अरब व्यापारी नहीं, बल्कि एक गहरा, बहुस्तरीय, जटिल आनुवंशिक इतिहास जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। प्रागैतिहासिक अफ्रीका में मानव मिश्रण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक में कई प्राचीन आबादी के विलय से निर्मित, और इन सब के ऊपर एक वाई क्रोमोसोम मार्कर सोमाली पुरुषों में इतना प्रभावी है कि जब आनुवंशिकीविदों ने इसका पता लगाया तो उन्होंने इसे
उन आबादी में भी पाया जिनका सोमालिया के साथ कोई सीधा ऐतिहासिक संपर्क नहीं था। सोमाली पुरुषों में प्रमुख वाई क्रोमोसोम हैप्लोसमूह E1b1b है, विशेष रूप से उपसमूह EV32। हॉडसन के अध्ययन और सांचेज और उनके सहयोगियों द्वारा 2005 में यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित वाई क्रोमोसोम डेटा के अनुसार E1b1b हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कुशीटिक आबादी का परिभाषित पैतृक मार्कर है। इटली के रोम स्थित सैपिएंजा विश्वविद्यालय के डॉक्टर फुल्वियो क्रूसियानी, जिन्होंने अफ्रीका और भूमध्य सागर में E1b1b पर कई सहकर्मी समीक्षित शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, ने स्थापित किया कि मूल वंश EM78 की उत्पत्ति लगभग 19,000 वर्ष पूर्व पूर्वोत्तर अफ्रीका में हुई थी। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र, सोमालिया और इथियोपिया, यही इस हैप्लोग्रुप का जन्म स्थान है। वहां से यह आगे बढ़ा। हजारों वर्षों में E1b1b उत्तरी अफ्रीका में फैला, सहारा रेगिस्तान में, भूमध्य सागर में, यूरोप में, आज यह अल्जीरिया और मोरक्को में बर्बर आबादी में, प्राचीन मिस्र की आबादी में, अल्बानियाई, ग्रीक और इतालवी पुरुषों में पाया जाता है। E1b1b की सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता, जो जनसंख्या आनुवंशिकी में उत्पत्ति स्थान को दर्शाती है, पूर्वोत्तर अफ्रीका में पाई जाती है। अरब में नहीं, लेवांत में नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर अफ्रीका में। यह हैप्लोग्रुप सोमालिया में बाहर से नहीं आया, बल्कि वहीं पैदा हुआ और वहीं से यह उन आबादी में फैला जिन्होंने बाद में इतिहास की कुछ सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं का निर्माण किया। 2024 में सोमालिया के गारोवे स्थित फोरेंसिक विज्ञान ब्यूरो की शोधकर्ता अमल अबशीर मोहम्मद ने मोगादिशु, गारोवे, बोसासो और गलकायो के सोमाली पुरुषों के वाई क्रोमोसोम का विश्लेषण करते हुए एक फोरेंसिक अध्ययन प्रकाशित किया। परिणामों ने आनुवंशिक डेटाबेस द्वारा दर्शाई गई बात की पुष्टि की। चारों शहरों में एक समान, समरूप पैतृक प्रोफाइल, एक साझा प्राचीन पैतृक मूल, जो आज के जीवित सोमाली पुरुषों में मौजूद और मापने योग्य है। यह पिता की वंश परंपरा है, मां की वंशावली अलग है, और सोमाली मां के DNA से जो पता चलता है, उसे ज्यादातर लोग, यहां तक कि ज्यादातर वैज्ञानिक भी, पहली बार सुनकर पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA केवल माताओं से ही प्राप्त होता है। यह आपस में मिश्रित नहीं होता। यह ऑटोसोमल DNA की तरह परिवर्तित नहीं होता। यह हजारों वर्षों से चली आ रही एक सीधी और स्पष्ट वंशानुक्रम है जो मां से पुत्री तक जाती है। सोमाली महिलाओं में प्रमुख माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप L3 है। आज पृथ्वी पर जीवित प्रत्येक गैर अफ्रीकी व्यक्ति का मातृपूर्वज L3 है। प्रत्येक यूरोपीय, प्रत्येक एशियाई, प्रत्येक मूल अमेरिकी और प्रत्येक मानव जिसके पूर्वज इतिहास के किसी भी समय अफ्रीका से बाहर गए थे, उनकी मातृवंशावली L3 से होकर गुजरती है। L3 के बिना इना संपूर्ण गैर अफ्रीकी मानव वंश वृक्ष का अस्तित्व ही नहीं है। L3 की सबसे गहरी और प्राचीन शाखाएं, वे संस्करण जो भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में जहां सोमाली महिलाएं हजारों वर्षों से रहती आई हैं। यह कोई दूरस्थ संबंध नहीं है, यह मूल संबंध है। मानवशास्त्रीय आनुवंशिकी अनुसंधान से प्राप्त AMTDNA आवृत्ति आंकड़ों के अनुसार सोमाली मातृवंश के 60% से अधिक लोग L हैप्लोग्रुप परिवार से संबंधित हैं, जिसमें L3 प्रमुख शाखा है। कम प्रतिशत लोगों में M1 और HV1 मार्कर पाए जाते हैं। ये मार्कर उत्तरी अफ्रीकी और निकट पूर्वी आबादी में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये प्राचीन तटीय संपर्क के निशान हैं, इनका की जनसंख्या प्रतिस्थापन के। सोमाली महिलाओं की मातृवंशीय परंपरा पृथ्वी पर सबसे प्राचीन मानव मातृवंशीय परंपराओं में से एक है। यह बाहर से नहीं आई है। यह उस भूमि में तब से मौजूद है जब दुनिया के बाकी हिस्सों के पारिवारिक वृक्षों की शाखाएं भी विकसित होना शुरू नहीं हुई थीं, और अब यहीं से आंकड़े असहज हो जाते हैं। सोमाली जीनोम के भीतर एक आनुवंशिक संकेत मौजूद है जो वैज्ञानिकों को बताता है कि सुदूर इतिहास में किसी समय इस आबादी के साथ
कुछ भयावह घटना घटी थी। एक संकेत जो बताता है कि यह आबादी लगभग विलुप्त हो गई थी, और इसका प्रमाण प्राचीन हड्डियों में नहीं, पुरातात्विक खुदाई में नहीं, बल्कि 2020 में जीवित सोमाली लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली में पाया गया। 2020 में फिनलैंड के हेलसिंकी विश्वविद्यालय में स्थित फिनिश इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन की डॉक्टर इनहन्ना ओलिला और उनकी एक टीम ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक अध्ययन प्रकाशित किया। शीर्षक: जीनोम व्यापी विश्लेषण सोमाली आबादी की विशिष्ट HLA संरचना और अद्वितीय उत्पत्ति को उजागर करते हैं। उन्होंने 95 सोमाली लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के 9 लाख जीनोमिक मार्करों का विश्लेषण किया। यह उप सहारा अफ्रीकी आबादी पर अब तक किए गए सबसे विस्तृत आणविक विश्लेषणों में से एक है। उनकी खोज यह थी कि सोमाली लोगों में HLA प्रणाली, जीनोम का वह हिस्सा जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, असामान्य रूप मां से समरूप है। यह पड़ोसी देशों की इथियोपियाई, केन्याई या यमनी आबादी की तुलना में कहीं अधिक एकरूप है। डॉक्टर ओलिला की टीम ने प्रकाशित शोध पत्र में लिखा है, यह उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जातीय सोमाली पूर्वी अफ्रीकी आबादी है जिनकी HLA संरचना अद्वितीय है। जनसंख्या आनुवंशिकी में इस स्तर की एकरूपता का एक ही स्पष्टीकरण है, एक अवरोध, एक ऐसा क्षण जब जनसंख्या घटकर बचे हुए लोगों के एक बहुत छोटे समूह में सिमट गई। जब उन बचे हुए लोगों ने फिर से अपना जीवन बसाया, तो आने वाली सभी पीढ़ियों में केवल उन्हीं कुछ लोगों की आनुवंशिक विविधता ही रह गई जो उस दौर से बच निकले थे। इस अध्ययन में सोमाली जीनोम में 9 फार्माकोजेनेटिक वेरिएंट भी पाए गए हैं। ये आनुवंशिक मार्कर शरीर द्वारा दवाओं के प्रसंस्करण को प्रभावित करते हैं, और इनकी आवृत्ति दुनिया की किसी अन्य आबादी में नहीं पाई जाती है। ये लगभग निश्चित रूप से जीवित रहने के लिए किए गए अनुकूलन हैं। ये उत्परिवर्तन इसलिए प्रभावी हो गए क्योंकि इन्हें धारण करने वाले व्यक्ति उस समय जीवित थे जब अन्य जीवित नहीं थे। सोमाली जीनोम में लगभग विलुप्त होने की घटना का जैविक रिकॉर्ड मौजूद है, और अब उसी असाधारण जीनोम के अंदर कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली चीज मिली, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था, एक आनुवंशिक घटक जो एक ऐसी आबादी से संबंधित है जिसका इतिहास और प्रवास के सभी तर्क के अनुसार अब अस्तित्व नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया। उन्होंने इसे भूत कहा, भूतिया आबादी। आनुवंशिकी में एक सटीक तकनीकी शब्द, एक ऐसी आबादी जो अब एक जीवित, नए पहचाने जाने योग्य समूह के रूप में मौजूद नहीं है। वे आपस में विलीन हो गए, वे समाहित हो गए, वे एक विशिष्ट जाति के रूप में पृथ्वी से लुप्त हो गए, लेकिन उनकी आनुवंशिक सामग्री उन्हें समाहित करने वालों के वंशजों के भीतर जीवित रही। यह आज भी मौजूद है, DNA में छिपा हुआ, इतिहास के लिए अदृश्य, केवल आधुनिक जीनोमिक विज्ञान के लिए दृश्यमान। हॉडसन और मोलिगन के 2014 के PLOS जेनेटिक्स पेपर में इथियोसोमाली घटक को ठीक इसी रूप में पहचाना गया है। उनके शब्दों में, यह सोमाली और इथियोपियाई आबादी में पाया जाता है। इन जातीय समूहों के भीतर व्यक्तियों के बीच बहुत कम भिन्नता दिखाई देती है, और ऐसा अनुमान है कि ये अन्य सभी गैर अफ्रीकी वंशों से कम 23,000 वर्ष पहले अलग हो गया था। यह किसी भी जीवित आबादी से मेल नहीं खाता। यह अन्य किसी भी स्थान पर पर्याप्त आवृत्ति में नहीं पाया जाता। यह एक रहस्यमयी प्रजाति है, और यह सोमाली जीनोम का अधिकांश भाग बनाती है। अध्ययन के लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला, प्रागैतिहासिक शिकारी संग्रहकर्ता आबादी आमतौर पर माने जाने वाले अनुमान से कहीं अधिक गतिशील थी। गतिशील एक सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक शब्द है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के प्राचीन लोग ऐसे कार्य कर रहे थे, ऐसी जगहों पर जा रहे थे और ऐसे आनुवंशिक इतिहास का निर्माण कर रहे थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझना शुरू कर रहा है। और पीढ़ियों से जो मुख्य धारा की कहानी पढ़ाई जाती रही, वह तो उस समय के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब भूतिया घटक से जुड़ा मुख्य प्रश्न यह है, यदि यह वंश लगभग विशेष रूप से सोमाली
और इथियोपियाई आबादी में पाया जाता है, तो संबंधित पूर्वजों के निशान हिंद महासागर के किनारे बसी आबादी में अफ्रीका के हॉर्न से हजारों मील दूर कैसे पहुंच गए? उन समुदायों में जिनका सोमालिया से कोई ऐतिहासिक संबंध दर्ज नहीं है। इसका उत्तर है 2000 साल पुराना व्यापार नेटवर्क, और इसे चलाने वाले लोग सोमाली थे। अदन की खाड़ी के सोमाली तट पर स्थित झीला बंदरगाह का उल्लेख 2000 वर्ष पूर्व लिखे गए प्राचीन ग्रीक भौगोलिक ग्रंथों में अवलाइट्स नाम से मिलता है। रोमन काल के व्यापारियों ने भी इसका जिक्र किया था। भारतीय व्यापारिक अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन सोमाली तटीय स्थलों पर हुई पुरातात्विक खुदाई में भारतीय मिट्टी के बर्तन, मगर फारसी कांच के मनके और चीनी सिक्के एक ही पुरातात्विक परतों में पाए गए हैं। हजारों मील की दूरी पर स्थित 3 अलग अलग सभ्यताएं सभी एक ही स्थान पर मौजूद हैं। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डेविड रीच और ब्रिटेन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर पॉन्स स्कोगलैंड, जिनकी टीमों ने अब तक प्रकाशित सबसे व्यापक प्राचीन अफ्रीकी डीएनए अनुसंधान में से कुछ को अंजाम दिया है, ने 2017 और 2020 के बीच किए गए बड़े पैमाने पर जीनोमिक अध्ययनों के माध्यम से पुष्टि की कि पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों की आबादी हिंद महासागर के पार की आबादी के साथ मापने योग्य आनुवंशिक आदान प्रदान दर्शाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आनुवंशिक संकेत लगभग सटीक रूप से ज्ञात समुद्री व्यापार मार्गों का अनुसरण करते हैं। इन बंदरगाहों का संचालन करने वाले लोग निष्क्रिय व्यापारी नहीं थे जो बाहर से माल प्राप्त करते थे। आनुवंशिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि वे ही इसके स्रोत थे। आनुवंशिक संकेत अफ्रीका के मिडहॉर्न क्षेत्र से बाहर की ओर फैलते हैं, न कि अंदर की ओर। यह वह हिस्सा है जिसे पश्चिमी इतिहास की कोई भी पाठ्यपुस्तक कवर नहीं करती है। लेकिन सोमालिया के भीतर भी आंकड़ों में एक विभाजन है। जीनोम में एक ऐसा विभाजन है जो एक ही देश में एक ही समय में मौजूद 2 पूरी तरह से अलग अलग इतिहासों को उजागर करता है, और यही विभाजन इस कहानी का अंतिम हिस्सा है। डॉक्टर ओलिला के 2020 में हेलसिंकी विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन में सोमाली जीनोमिक डेटा के भीतर कुछ महत्वपूर्ण पाया गया। प्राचीन बंदरगाह स्थलों के पास रहने वाली तटीय सोमाली आबादी में अंतर्देशीय आबादी की तुलना में पश्चिमी यूरेशिया और अरब आनुवंशिक मिश्रण का स्तर काफी अधिक है। समुद्री संपर्क क्षेत्रों ने बाहरी डीएनए को अवशोषित कर लिया था। तट दुनिया के लिए खुला था, लेकिन तट से दूर रहने वाली अंतर्देशीय आबादी यानी पशुपालक में बाहरी मिश्रण का लगभग कोई अंश नहीं है। इसके बजाय उनमें इथियो सोमाली वंश का सबसे शुद्ध रूप मौजूद है। 23,000 साल पुरानी वंशावली, लगभग पूरी तरह से अविभाजित, 2 अलग अलग आनुवंशिक प्रोफाइल, एक ही देश, हजारों वर्षों से साथ साथ मौजूद। एक ऐसा सोमालिया जो प्राचीन दुनिया से जुड़ा हुआ था, अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार, आत्मसातकरण और आदान प्रदान करता था। और एक ऐसा सोमालिया जिसने इन सब से परे कुछ प्राचीन चीजों को संरक्षित रखा, कुछ ऐसा जो उन सभ्यताओं के अस्तित्व में आने से भी पहले का था। और फिर 2024 में हेलसिंकी विश्वविद्यालय के एक पैनजीनोमिक अध्ययन में उन्नत जीनोमिक भिन्नता ग्राफ विश्लेषण का उपयोग करते हुए यह पाया गया कि पिछले शोधों में सोमाली आनुवंशिक विशिष्टता की गहराई को कम करके आंका गया था। जनसंख्या आनुवंशिकी में उपयोग किए जाने वाले मानक उपकरण पर्याप्त रूप से सटीक नहीं थे। सोमाली जीनोम का दुनिया की अन्य सभी आबादी से वास्तविक विचलन इसकी विशिष्टता की वास्तविक आयु संभवतः इस वीडियो में बताए गए आंकड़ों से भी अधिक है। अधिक महान, अधिक गहरा, 23,000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन। आज जीवित 2.5 करोड़ लोग एक ऐसे आनुवंशिक चिह्न को धारण किए हुए हैं जो हर दर्ज सभ्यता से भी पुराना है, जो विलुप्ति के कगार से बच आठ क्यूर्न निकला, जिसने अपने पैतृक चिह्न को 3 महाद्वीपों तक फैलाया, जिसमें पृथ्वी पर प्रत्येक गैर अफ्रीकी व्यक्ति का मातृपूर्वज समाहित है, जिसका निर्माण उन प्राचीन दुनियाओं के विलय से हुआ जिनके नाम किसी को याद नहीं है। और फिर भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान ने अभी तक नहीं दिया है।
सोमालिया के सुदूर आंतरिक भाग में स्थित ओगाडेन क्षेत्र में पुरातत्वविदों को ऐसे मानव अवशेष मिले हैं जो कुशिटिक वंश से मेल नहीं खाते, प्राचीन शिकारी वंश से मेल नहीं खाते और इस पूरे वीडियो में चर्चा की गई किसी भी आबादी से मेल नहीं खाते। एक तीसरा आनुवंशिक प्रोफाइल जो सभी जात श्रेणियों के बीच में स्थित है या पूरी तरह से उनसे बाहर है। वे कौन थे, वे वहां कितने समय तक रहे और उनका डीएनए हमें मानव इतिहास के उस अध्याय के बारे में क्या बताता है जिसे कभी लिखा ही नहीं गया। अगला वीडियो यही है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि जवाब आने वाला है और आपने अभी जो कुछ सुना है उसके आधार पर आप पहले से ही जानते हैं कि यह किसी की भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा।